अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमरा अहमद, पार्ट 1 लाहौर, एपिसोड 18। सारे मंजर धुंधला गए, सारी बसारतें तारीक हो गई। माही ने चेहरा उठाया, उसकी आंखें गीली थीं। यादों का सिलसिला खत्म हो चुका था। वो अपने बाप की कुर्सी पे बैठा था, खामोश, वीरान। उसका सब कुछ खत्म हो गया था जैसे। दफ्तन दरवाजा खुला और बारी बूट्स के अपनी तरफ आने की आवाज सुनाई दी। माही ने नजरें उठाई। मालिक उसकी मेज के सामने आ खड़ा हुआ, ग्रे सूट पहने, खिचड़ी बालों को जेल से समेटे। वो हमेशा की तरह कंपोज्ड था। तुम ऑफिस क्यों आए हो? कुछ दिन आराम करो, वो बेतासुर लहजे में कहते हुए सामने वाली कुर्सी पे बैठा, टांग पे टांग जमाई। उसका चेहरा अपने भाई की बीमारी से जनाजे तक ऐसा ही रहा था, रोबोट जैसा। आराम से क्या गम कम हो जाएगा? फिर उसने सर झटका, जैसे कुछ याद आया हो। अब्बा ने बीरबल के साथ अच्छा नहीं किया मालिक। मेरे नजदीक उसने बीरबल की भलाई के लिए फैसला किया है। वो बहुत इम्प्रेशनेबल है, पैसा जाया करता है। तुम्हारे बाप ने बहुत मेहनत से ये सब बनाया है, हमें इंग्लैंड और कतर में सेटल करवाया है। बीरबल को इसका हिस्सा वो भी दे देता तो वो बहुत जल्द सब उड़ा के फारिग हो चुका होता। मगर इतनी सख्त शर्त? माही ने सामने रखा कागज उठाया और देखा। बीरबल को उसका फंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो 30 बरस की उम्र को ना पहुंच जाए और अपनी जाती कंपनी का मालिक ना बन जाए, जिसका सालाना रेवेन्यू अब्बा की मुकर्रर करदा एक मखसूस रकम से ज्यादा हो। तब तक उसे हर माह कंपनी की तरफ से एक मुख्तस करदा जेब खर्च मिलेगा, जिसमें सालाना 5% का इजाफा किया जाएगा। उसने बददिली से कागज रखा। बीरबल को कितना बुरा लगा होगा। उसे जायदाद में अपना हिस्सा कमाना पड़ेगा माहिर। तुम किसी कीड़े को भी वक्त से पहले उसके कोकोन से निकाल दो तो वो अपनी कमजोरी के बायस बाहर की दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। बीरबल फिर इंसान है, तुम उस पे तरस खा के उसे उसके कोकोन से निकालोगे तो उड़ना कैसे सीखेगा? उन्होंने माँ को भी हिस्सा दिया है। वो नाखुश नजर आता था। मुझे डर है कि शम्स कंपनी में दाखिल होने की कोशिश करेगा और हम उसे ऐसा करने देंगे? नामुमकिन। मालिक का लहजा अटल था। मैंने वकील से बात कर ली है। कासिम ने उसका हिस्सा ऐसे मुख्तस किया है कि उसे घर बैठे एक रकम मिलती रहेगी, लेकिन वो कंपनी के मामलात में नहीं बोल सकती। कासिम ने ये सब तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ जोड़े रखने के लिए किया है। माही ने मुंह में कुछ बुड़बुड़ा के सर झटका और दराज खोल के सिगार का पैकेट निकाला। मालिक ने नापसंदीदगी से उसको देखा। तुमने अपने बाप से वादा किया था कि इसे छोड़ दोगे। कहा ना, ये मेरी महबूबा है और मैं इससे वफादार हूँ। हमारा साथ कब्र तक का है। आजर्दगी से मुस्कुरा के उसे लबों से लगा लिया। मालिक ने गहरी सांस ली। जिस वक्त मे फेयर के उस ऑफिस में माहिर और मालिक कासिम फरीद की वसीयत पे गौर कर रहे थे, उनसे चंद किलोमीटर दूर एक रहायशी इलाके में बने छोटे से घर के बेडरूम में तनाव का सा माहौल था। राबील बेड पे अजीब अजरदा बैठी थी, आंखें गीली थी, सर बेड क्राउन से टिका हुआ था। वक्त ने उसे बूढ़ा और कमजोर कर दिया था। खूबसूरती कमला गई थी और एक वीरानी सी थी जो आंखों में ठहरी थी। शम्स सामने खड़ा अलमारी में न जाने क्या तलाश कर रहा था। वो एक अधेड़ उम्र आदमी था जिसकी आंखें छोटी और शातर थीं। सुरमई बाल सिरे से उड़े उड़े से थे और पेशानी की शिकने उसे मजीद नापसंदीदा बना रहे थे। तलाश रोक के वो पलटा और एक तंजिया निगाह रबील पे डाली। कब तक रोगी अपने साबका शोहर के लिए? रबील ने आंखें बंद की। एक आंसू उसकी आंख से निकला और थोड़ी से नीचे बहता गया। वो एक मेहरबान आदमी था शम्स, मैंने उसको बहुत दुख दिए हैं। शम्स ने जोर से मुट्ठी भींच ली, जैसे बहुत जब्त से खुद को रोका। वो एक खुदगर्ज आदमी था, प्लानर था। उसने बीरबल को तुमसे मिलने की सजा दी और उसे जायदाद से बेदखल कर दिया और अपने ड्रग एडिक्ट बेटे को हर शय का निगरान बना दिया। माहिर ड्रग्स नहीं करता, वो सिर्फ सिगार पीता है। वो जवाबन दबा दबा सा चिल्लाई। तुम्हें क्या मालूम, तुमसे तो मिलता भी नहीं है। अलमारी का पट जोरदार आवाज से बंद किया और वो गुस्से से बुड़बुड़ाता बाहर निकल गया। राबील नम आंखों से उसे जाते देखती रही। शम्स का ये अंदाज उस वक्त से था जब से उसके वकील ने उसे कॉल की थी।
शम्स घर से बाहर निकल आया और खुली फिजा में गहरे सांस लेकर खुद को पुरस्कून करना चाहा। फिर मोबाइल पे एक नंबर मिलाते हुए वो सड़क किनारे चलने लगा। सरकार। सिलसिला मिलते ही वो बेबसी से बोला, जैसे कोई बच्चा फेल होने पे उस्ताद के पास परेशानी से आता है। कैसे हो शम्स मियाँ? एक मायने खेज तंज में डूबी आवाज सुनाई दी। शम्स ने बेबसी से सड़क किनारे बने घरों के कतार को देखा। खुश नहीं हूँ। अब भी खुश नहीं हो? सरकार की आवाज में ताज्जुब था। तुम्हारे लिए इतना लंबा चिल्ला काटा मैंने। आसान ही होता है इंडिया का जादू करना, लेकिन सरकार ने कर दिखाया ना। तुम्हारे रकीब के खून में जादू ऐसा बिठाया कि उस अमीर बुड्ढे का सारा पैसा और बड़े बड़े डॉक्टर्स उसको बचा नहीं सके। लेकिन तुम अब भी खुश नहीं हो। क्या फायदा उसके मरने का अगर मैं कंपनी में शराकतदार नहीं बन सकता? वो बेचैनी से बोला। बुड्ढा इतनी कानूनी पेचीदगियां छोड़ गया है कि उसका बेटा और भाई मुझे कंपनी के दरवाजे से भी दाखिल नहीं होने देंगे। बेबसी अब गुस्से में बदलने लगी। हर काम जादू से नहीं होता शम्स मियाँ, कुछ अपना भी ज़हन इस्तेमाल करो, उसके बेटे को राम करो, अपना रास्ता साफ करो। सरकार की आवाज पुरस्कून थी। देखो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। शम्स की आवाज धीमी हुई। तुम किसी तरह माहिर का दिल मेरी तरफ से साफ कर दो। एक दफा वो मुझे कंपनी में दाखिल होने दे, आगे मैं सब संभाल लूंगा। सरकार ने गहरी सांस ली। हम बंदे को बीमार कर सकते हैं और मार भी सकते हैं, लेकिन किसी के दिल से बरसों पुरानी नफरत नहीं निकाल सकते। अब तुम खुद हाथ पैर मारो शम्स मियाँ। क्या सारी उम्र हमने तुम्हारे काम करके देने हैं? सरकार प्लीज, मेरी बरसों की मेहनत रायगां जाएगी। दूसरी जानिब चंद लम्हों के लिए खामोशी छाई रही। फिर सरकार की पुरसोच आवाज गूंजी। तुम्हारी बेटी कैसी है? शम्स जहां था वही सुन रह गया। बिल्कुल साकर, चेहरा सफेद पड़ा। मेरी बेटी का क्या जिक्र? सिर्फ हाल पूछा है, ये नहीं कहा कि उससे मिलवाओ। परेशान क्यों हो गए हो? सरकार की आवाज में कुछ मायने खेज था, ऐसे राज जिनसे जादू करने और करवाने वाले वाकिफ होते हैं। शम्स ने बदिक थूक निकला। मेरी बेटी के बारे में बात ना किया करो सरकार, वो मासूम है। मेरी स्याहकारियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बुरा ना मानो, हम कुछ करते हैं। सरकार ने हंस के फोन रख दिया। शम्स ने फोन नीचे किया और परेशानी से इधर उधर देखा। वो सड़क पे तन्हा था, करीबी घर खामोश थे। किसी ने उसे ये कॉल करते नहीं देखा था, लेकिन ये बेचैनी खत्म नहीं होती थी। ये एक ऐसी दलदल थी जिसमें फंस के निकलना नामुमकिन था। आमलों की चौखट पे एक दफा जो चला जाए वो वापस नहीं जा सकता था। एक अमल के बाद दूसरा अमल, एक मुश्किल के बाद दूसरी जानिब अपने कमरे में मौजूद सरकार ने मुस्कुरा के मोबाइल रखा। सरकार का कमरा वही था जिससे तुम हाल में सरकार को अमल करते हुए देखते हो। उसी तरह सामान वहां बिखरा था। अलबत्ता सरकार का चेहरा कदरे जवान था। झुर्रियां कम थी और उसके बाल स्याह सफेद खिचड़ी जैसे थे। सर पे नारंगी रुमाल बांधे उसने पैरों की आलती पालती कर रखी थी। उसके सामने चंद कागज और जायचे रखे थे। कब तक छुपाओगे मुझसे अपनी बेटी को शम्स? उसने मुस्कुरा के कहा और एक कागज उठा लिया। उसके तावीज लिखने का वक्त हुआ चाहता था। आज लंदन में कासिम फरीद की रहायशगाह पे उनकी याद में एक डिनर मुनक्कद किया गया था, जिसमें अजीज़ो अकारिब स्याह लिबास पहने शिरकत करने आ रहे थे। लेकिन ये शौक सिर्फ उस एक घर का शौक था। उनसे कई हजार मील दूर लाहौर के एक मुबीन मंजिल नामी घर में माहौल मुख्तलिफ था। वहां शादी के फंक्शन पे जाने से पहले वाली अफरा तफरी मची थी। लाउंज के तख्त पे हुरे जहां बेगम बैठी थी। वो हाल के मुकाबले में कर्दे कम फरबा थी और चेहरा ज्यादा तरोताजा था। कामदार कासनी लिबास पहने बालों की चोटी बनाती, साथ साथ ऊंची आवाज में मुलाजमा को हदायत दे रही थी। सूरा, हमें शादी पे देर हो जाएगी। करेले फ्राई करके रखे हैं, उन्हें फ्रिज में रख देना और पौधों को पानी लाजमी देना। उफ माँ, आपकी तकरीर खत्म हो तो मैं लाइनर लगा लूं आपको। आंखें बंद करें। उनके सामने खड़ी माही डपट के बोली। एक हाथ कमर पे रखे, दूसरे में आईलाइनर पकड़े वो झंझलाई हुई लग रही थी। वो 19-20 साल की एक प्यारी सी लड़की थी। पॉप कट बाल, गर्दन में बारी चौकर, कानों में झुमके, कामदार लिबास और क्लाइनों में सोने के बारी कंगन और चूड़ियां।
पहली नजर में मालूम हो जाता था कि उसकी शादी को कुछ अरसा ही गुजरा है। अच्छा अच्छा, माँ ने आंखें बंद की। वो जैसे ही उन पे झुकी और लाइनर की लकीर खींचना शुरू की, माँ ने पट से आंखें खोली। ओहो सुगरा, चूल्हा बंद करो, चाय उबल गई होगी। माही का हाथ फिसला और लाइनर उनकी आंख के किनारे पे लग गया। उफ, वो दांत पीसती हुई सीधी हुई। मैं नहीं लगा रही, आप तकरीर कर ले पहले। खटाक से लाइनर की कैप चढ़ाई और सामने सोफे पे बैठ के खफकी से सीने पे बाजू लपेट लिए। अच्छा अच्छा मेरी बेटी, अब नहीं बोलती, वापस आओ, उन्होंने प्यार से पुकारा, लेकिन माही ने हूं कह के रुख मोड़ लिया। उसकी माँ से दिन में 3-4 लड़ाइयां हंसते खेलते ही हो जाती थी। अच्छा माला को देखा, क्या वो आएगी? माँ को उसकी नाराजगी की परवाह ही नहीं थी। माही ने हफ्की से उन्हें घूरा और ना चाहते हुए उठी। माला अपने कमरे में थी और अब वो उससे कोई तीसरी दफा पूछने जा रही थी कि क्या वो शादी में शिरकत करेगी या हमेशा की तरह इनकार कर देगी। माला अपने कमरे में ही थी, बेड पे बहुत से कागज फैलाए, लैपटॉप 2 तकियों के ऊपर के वो सोच सोच के कुछ टाइप कर रही थी। वो 22-23 बरस की खूबसूरत लड़की थी। बाल छोटे थे और बधिक कंधों को छूते थे। आंखें हुरे जहां जैसी सब्ज थी और हाँ, उसके दोनों रुखसारों पे बहुत से गुलाबी दाने निकले थे। उसे शदीद एक्ने हो रही थी। माही ने धाड़ से दरवाजा खोला तो वो चौंकी, चेहरा मोड़ के उसे देखा। माला, तुम हमारे साथ चल रही हो या नहीं? मैंने क्या करना है शादी में जाकर, तुम लोग जाओ मजे करो, वो अपने असली ठंडे अंदाज में बोली और स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हो गई। माही के अबरू सोचने वाले अंदाज में इकट्ठे हुए। वो उसके बेड के करीब आई और कंधे के ऊपर से लैपटॉप स्क्रीन को देखा। तुम क्या कर रही हो? वो मेरा क्लास फेलो है ना जहीर, उसने मुझे अपना बिजनेस प्लान भेजा है। मगर तुमने तो उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। हाँ बाबा, मैं नहीं कर रही उसके साथ काम, मैं सिर्फ उसका प्लान देख के सोच रही हूँ कि अगर मैं उसकी खंडर इमारत की मालिक होती जिसे वो रेस्टोरेंट में तब्दील करना चाहता है तो मैं क्या करती। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए पेन थोड़ी पे रखे कह रही थी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट भरी चमक थी। माही हल्की सी मुस्कुराई। मैं बताती हूँ क्या करो, इस इमारत को नए सिरे से रेनोवेट करो, डेकोर करो, इसका नक्शा ही बदल दो। मैं जिस दिन बाद के साथ कनाडा शिफ्ट हुई ना, मैंने इसके बसीदा अपार्टमेंट को तब्दील कर देना है। माही और माही के अपना घर सजाने के ख्वाब। मेरी बहन, सिर्फ रेनोवेशन करने से रेस्टोरेंट कामयाब नहीं हो जाते, हर तब्दीली की कोई कहानी होती है, और अगर ना हुई तो कहानी बनानी पड़ती है। अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो उस कहानी को बेचने का फन जानता हो। फिर स्क्रीन को देखा। एक आइडिया है मेरे ज़हन में, लेकिन तुम उस जहीर को फ्री में आइडिया नहीं दोगी। मुझे ना वो बड़ा 2 नंबर लगता है वैसे। माला ने मुस्कुरा के उसे देखा और अफसोस से सार दाएं बाएं हिलाया। तुम जाके शादी का जर्दा खाओ, जाओ। माही ने हूं कह के बाल झटके और बाहर निकल आई। आपकी शहजादी को कोई नया बिजनेस आइडिया सूझा हुआ है, वो नहीं आ रही। माँ के सामने आके उसने लाइनर उठाया और फिर वार्निंग दी। अगर अब आपने आंखें खोली तो अल्लाह की कसम चेहरे पे ऐसे नक्शो निगार बनाऊंगी कि कबीरा ताई का दिल खुश हो जाएगा। माँ ने झुक के अपनी चप्पल उतारी तो उसने जल्दी से उनका हाथ पकड़ा। अच्छा अच्छा, लगा रही हूँ। बधिक लाइनर वाला मरहला मुकम्मल हुआ। माँ ने फौरन से आंखें खोली और उसे अपने सर से टलने का इशारा किया। फिर पर्स से अपनी इकलौती लिपस्टिक निकाली और छोटे आईने को हाथ में पकड़े लिपस्टिक लगाने लगी। पूरे जहाँ बेगम का मेकअप बस इतना ही होता था। वैसे मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रही हूँ, पीछे आपका माला के साथ गुजारा कैसे होगा? वो सारा दिन किताबों में सर्दी के कमरे में बैठी रहेगी, आप तो बोर हो जाएंगी। वो वाकई फिक्रमंद थी। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। तेरी माँ को फर्क नहीं पड़ता, शाबाश मेरे कांटे ला। रखे तो हैं सामने, ये पर्पल वाले। उफ माँ, ये पर्पल नहीं है, लाइलैक है। आप मुझे आज ही बता दें, आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है? माही ने माथे को छुआ। माँ ने साथ रखा पर्स जोर से उसकी तरफ दे मारा। उसने बर वक्त सर पीछे किया और हंसते हुए बोली, सोच रही हूँ अमेरिका से आपके लिए नजर तेज करने की दुआ लाऊं। सीढ़ियों से नीचे आते मोहित ने उसका आखिरी फिक्रा सुन लिया था। बस माही को आजकल बहाना चाहिए बार बार हमें याद कराने का कि वो अमेरिका जा रही है, पेंडू चले हैं न्यूयॉर्क। और इस बात पे माँ बीना के सर पे लगी तलवों पे बुझी। अपने ससुराल में एक शादी अटेंड करने जा रही हूँ, पहली बहू हूँ खानदान की, सब मेरे आगे पीछे होंगे, हाँ जूते लेकर।
वो हंसा तो माही ने गुस्से से उसे देखा। तुम जैसों को मैंने अमेरिका जाके शॉपिंग के वक्त बिल्कुल याद नहीं रखना। वो कार तो तुम्हारी $1 स्टोर वाली है, वहीं से $2 के शैम्पू उठा लाओगी, हमारे सारे अमेरिकी रिश्तेदारों की तरह। वो उसे चिढ़ाने से बाज नहीं आया था। और तुम कोई सारी उम्र के लिए नहीं जा रही, 2 माह के लिए जा रही हो, वापस तुम्हें हमारे पास ही आना है। फिर उसने गौर से माँ बहन की तैयारी देखी। आप दोनों दुल्हने बन के कहाँ जा रही हैं? बख्त बी की बेटी की शादी में। चलो जी, गरीब लोगों की शादी है, इतना ड्रेसअप क्यों हो रही हैं जैसे। लेकिन हूरे जहां उनकी बेटी ने मोहित को फिक्रा मुकम्मल नहीं करने दिया। दोनों के चेहरे सुर्ख हुए और आस्तीनें चढ़ा ली गई। कोई अमीर गरीब नहीं होता, खुशी सबकी बराबर होती है, दिल से शिरकत करनी चाहिए, आइंदा ये बात ना कहना। दोनों एक साथ उस पर हमला आवर हुई थी। मोहित ने जल्दी से हाथ खड़े कर दिए। ओहो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, जाए जाए फैशन शो में, मुझे क्या। दोनों माँ बेटी ने हों कह के उससे घुरा और वापस अपनी तैयारियों में मगन हो गई, जैसे अभी कसर रह गई थी। थोड़ी देर बाद बाहर से आती आवाजें बंद हो गई। माही और माँ जा चुकी थी। माला ने लैपटॉप रखा और गर्दन दाएं बाएं स्ट्रेच की, जैसे थक गई हो। फिर बिस्तर से उतरी और स्लीपर्स पैरों में घसेड़े। वो सादा लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस थी। गर्दन में किसी दूसरे सूर का दुपट्टा मफलर की तरह डाला हुआ था। चेहरा मेकअप से खाली था और बाल शायद सुबह के बाद ब्रश नहीं किए थे। पोनी उठाते हुए वो बाहर निकली और छोटे बाल दूसरे हाथ में इकट्ठे किए। फिर पोनी उन पे कस के लपेटते हुए किचन में आई। सिंक के ऊपर बनी खिड़की से बाहर पौधों की कटिंग करती सुगरा दिखाई दे रही थी। वो वहीं काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल पे बैठ गई, थोड़ी मुट्ठी पे जमाई और बाहर नजर आते लहलहाते पौधों को देखने लगी। माँ ने भी क्या शौक पाल रखे थे, सारे घर को पौधे से भर रखा था। न जाने उन्हें क्या मिलता था उनका इतना ख्याल रख के। माला को तो इन सब में फर्क करना भी नहीं आता था। सब्जी को देखते हुए उसने लम्हे भर के लिए आंखें बंद की। जैसे ही बसारत अंधेर हुई, जहन के पर्दे पे बहुत से वाकयात उभरने लगे। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील हुए, उसके क्लास फेलोज का ग्रुप लंच पे इकट्ठा था। सब खाना डालने के लिए उठ उठ के बुफे टेबल की तरफ जा रहे थे। वो भी जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन जहीर ने उसे रोका। माला, तुमसे एक बात करनी है। जहीर उस जमाने में काफी दुबला पतला हुआ करता था। अमीर बाप का बेटा था और सबको मालूम था कि उसका मुस्तकबिल रोशन है। उसे दूसरे इंटरप्रेन्योर्स की तरह स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ेगा। वो वापस इस्लामाबाद जाएगा और अपने बाप का फैला हुआ कारोबार संभालेगा। क्या बात है? उसने ताज्जुब से जहीर को देखा। रेस्टोरेंट की जर्द रोशनियों में उसका एक्नी सतह चेहरा गुलाबी लग रहा था। वो छोटे बालों को हाफ कैचर में बांधे हुए थी और सादा सब्ज आंखें सवालिया अंदाज में जहीर पे जमी थी। जीन्स के ऊपर लंबा कुर्ता, गर्दन में लिपटा रंग बिरंगा स्कार्फ, पैरों में पहने फ्लैट जूते। मेकअप या ज्वेलरी का नामो निशान तक ना था। मेरे अब्बू ने इस्लामाबाद में एक पुराना रेस्टोरेंट खरीदा है। वो चाहते हैं कि मैं उसको रेनोवेट करके चालू करूं और मैं चाहता हूं कि तुम उस पे मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। मैं? माला ने चंबे से सीने पे उंगली रखी। मगर मुझे तो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का कोई तजुर्बा नहीं है। तुम ज़हीन हो, फिर तुम्हें हमेशा नए आइडियाज आते हैं। इतने साल से ग्रुप्स प्रोजेक्ट्स में देख रहा हूँ। वो दबी आवाज में कह रहा था, साथ ही एहतियात से इधर उधर भी देख लेता। दूसरे क्लास फेलोज दूर बुफे टेबल के गिर्द खड़े थे। यकीनन ज़हीर अभी अपने इरादे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अबू जिस तरह का रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में बहुत हैं। मुझे कुछ मुख्तलिफ करना है, तुम मेरा साथ दो तो। लेकिन मैं लाहौर से कैसे काम करूंगी? इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाओ। नहीं ज़हीर, उसने नरमी से माजरत की। मेरी माँ यहाँ है, फिर माही की भी शादी हो चुकी है, मैं घर नहीं छोड़ सकती। वो रुकी। क्या उसे ज़हीर को दूसरी वजह बता देनी चाहिए? शायद अभी नहीं। तुम मुझे इस प्लान से बाहर ही समझो। उसका जवाब खत्मी था। ज़हीर को हैरत भी हुई और मायूसी भी। सोच के जवाब देना यार, तुम्हारा करियर बन जाएगा। उसने मुस्कुरा के सर दाएं बाएं हिलाया। मेरा जवाब यही रहेगा, मैं लाहौर नहीं छोड़ सकती। वो मंजर हवा में तहलील हो गया। माला ने आंखें खोली। खिड़की के उस पार दिखाई देते पौधों के पत्ते हवा से झूम रहे थे। वो मुस्कुरा दी, लेकिन ये मुस्कुराहट कहाँ से आई थी? उसने फिर से आंखें बंद की और उस असल वजह को याद किया जो वो उस दिन ज़हीर को नहीं बता सकी थी। बंद आंखों के पीछे एक मंजर बनने लगा।
माही और माला बिस्तर पे साथ साथ पैर ऊपर किए बैठी थी और माँ उनके सामने थी। एक टांग मोड़े, एक को लंबी किए, दुपट्टा सर पे जमा के कानों के पीछे अड़से, दरमियान में मूंगफली की ट्रे रखी थी। माँ मूंगफली को अंगूठे और उंगली से तोड़ती, अंदर से दाना निकालती, एक खुद मुंह में डालती और दूसरा बेटियों को पकड़ाती। हालांकि वो अपनी अपनी मूंगफली खुद भी निकाल रही थी। माही तो दांतों से तोड़ती जाती थी। माला की रफ्तार अलबत्ता सुस्त थी। वो गौर से माँ की बात सुन रही थी। मैंने समरीन आपा से सोचने के लिए वक्त मांगा है। सर झुका के मूंगफली को छिलके से अलहदा करते हुए माँ के चेहरे पे मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। अब तुम बताओ माला, सहेल का अपना बिजनेस है, खुश शक्ल है, शरीफ और खानदानी भी है। सबसे बड़ी बात, ट्रैवल बहुत करता है, कभी उस मुल्क जा रहा है और कभी इस मुल्क। माही ने चाह के लुकमा दिया। सफर करने की शौकीन माही, जो पहले ही अमेरिका जाने पे फूले नहीं समा रही थी, उसकी खुशनी दोगुनी हो गई थी। माला ने उसे कोनी मारी। तुम चुप करो। उसे टोके संजीदगी से माँ को देखा। आपने समरीन आंटी को बताया है ना कि मैं शादी के बाद भी फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पे काम करना चाहती हूँ? हाँ बेटे, उनको कोई इतराज नहीं है। समरीन चाहती है कि सहेल को अपने घर हम सब उससे और वो हमसे मिल ले। मैंने तो उसे उसके बचपन में ही आखिरी दफा देखा था, मगर मैंने उसे इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा स्टॉक कर लिया है। माही ने मुस्कुरा के पलकें झपकाई तो माला बेख्तियार हंस दी। माँ ने भी आ भर के उसे देखा। तुम नहीं सुधरोगी। सच्ची बात है, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हुई। इतना अमीर, ऊपर से हैंडसम, और फिर मुल्क मुल्क फिरने वाला बंदा मिल रहा है। और माला को भी दुनिया घूमने का शौक है, बस मेरी तरह वो इसका ऐलान ही करती। हाँ। माँ ने मूंगफली तोड़ के बढ़ाई और माही ने उससे पहले ही उचक ली। वो एक दफा फिर हंस दी। उसका जवाब उसकी हंसी में छुपा था। अगर आपको ठीक लगता है तो आप उनको बुला लें। समरीन आंटी के बेटे की तस्वीर तो मैंने देख रखी है, अच्छा है मुलाकात भी हो जाए। वो बज़ाहिर संजीदगी से कह रही थी, लेकिन चेहरे पे खुशी की एक अनोखी रमक थी। माँ उसको दुआ देकर उठ गई, कपड़े झाड़े, फिर अफसोस से फर्श पे गिरे छिलकों को देखा जो यकीनन माही के हाथों से फिसल रहे थे। अमेरिका जाके ये हरकतें ना करना, ना कटवाओगी मेरा। उसी लम्हे मोहित ने चौखट से अंदर झांका। इस उम्र में राइनोप्लास्टी करवा के आप क्या करेंगी हुरे जहां बेगम? बहुत ही अफसोस से पूछा। माँ ने हशमगी निगाहों से उसे घूरा। आ मेरा बेटा, जरा अंदर आ, मैं तेरी डॉक्टरी निकाल दूंगी। डॉक्टरी से याद आया मोहित, तुम डर्मा में स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं कर लेते? मेरे एक्ने का इलाज मुफ्त में हो जाएगा। वो मूंगफली तोड़ते हुए मजे से बोली तो मोहित ने ठंडी सांस ली। हाँ, सोच रहा हूँ डर्मा में चला जाऊं। उसका मरीज ना मरता है ना ठीक होता है, पैसा ही पैसा होगा। माँ को जूते या हैंगर की तलाश में आगे पीछे मुड़ते देख के वो वहां से खिसक गया। वो उसके पीछे चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, माँ ही झट से उसकी तरफ पलटी। बहुत सी मूंगफली उछल के लिहाफ पे गिरी। उफ माला, वो इतना शानदार बंदा है, मैं तो अभी से तुम्हारी शादी के लिए एक्साइटेड हो गई हूँ। वो जवाबन धीरे से हंस दी। थोड़ी सी एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, है ना? देखो कितना अच्छा हो गया, इधर तुमने पढ़ाई मुकम्मल की, उधर इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, और सबसे बड़ी बात, वो ट्रैवल का शौकीन है। वो दोनों इस बात पे एक साथ हंस दी। फिर माला ने चेहरा मोड़ा तो सामने रखी सिंगार मेज के आईने में अपना अक्स नजर आया। बस अब मैं इस एक्ने का बकायदा इलाज कराऊंगी। गर्दन दाएं बाएं घुमा के अपने गाल देखे। वही दुरुस्त कहता था, डरमा के मरीज के चक्कर हर माह लगते हैं, और माँ हर माह एक बड़ी रकम उसके इलाज के लिए नहीं निकाल सकती थी। शायद निकाल भी लेती अगर वो इसरार करती, मगर वो माँ पे कभी बोझ नहीं डालती थी। अलबत्ता होनी थी तो ये करवाना लाजिम था। जहेज के दूसरे खर्चों में इनका खर्चा भी निकल आएगा। उसने आंखें खोल ली। वो अभी तक किचन काउंटर पे बैठी थी और खिड़की के उस पार मुलाजमा पौधों को पानी देती दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुरा दी। दूसरी बहुत सी लड़कियों की तरह कशमाला ने भी अपने बहुत से ख्वाब और ना तमाम हसरतें शादी के लिए बचा के रखी हुई थी। शादी होगी तो मैं ये करूंगी, क्योंकि शादी खुशी का दूसरा नाम था, और वो वाकई खुश थी। ये एक कच्चा पक्का सा मकान था जिसके कमरे एक कतार में बने थे। सहन में कनातें लगी थी। एक कोने में तख्ते रख के स्टेज बनाया गया था जिस पे भड़कीले नारंगी और सुर्ख लिबास वाली दुल्हन पीले सोने का जेवर पहने बैठी थी। दूसरे कोने में एक मूड़े पे बैठी दबंग सी औरत देख पे झुकी छोटी प्लेट से चावल निकाल निकाल के डिशेज में डाल रही थी। उसकी शलवार पे घुटने के करीब देख की कालिक लग चुकी थी, लेकिन वो उससे बेनियाज थी। बस खाना पूरा हो जाए। जैसे ही वो एक डिश भरती, साथ खड़ी कोई लड़की उसे उचकती
और भाग के मेहमानों के सामने जाके रखा थी। ये एक सादा सी शादी का मंजर था। सहन में चारपाइयां भी थीं और टेंट सर्विस की सुरख कुर्सियां भी। शादी में शरीक करीबन सभी औरतें एक जैसी थीं। चमचम करता लिबास, गहरी लिपस्टिक और लाइनर, पीला जेवर, सिवाय हूरे जहां और माही के, वही दोनों अपने कामदार लिबास और स्टाइल की वजह से उन सब से मुमताज थीं। हूरे जहां बेगम एक चारपाई पे बैठी थी, एक टांग मोड़े, एक सीधी लंबी किए। बख्त बी ने बहुत कहा कि वो उनके लिए हमसायों की बहू के जहेज का सोफा मंगवा देती है, लेकिन हूरे जहां ने सख्ती से मना कर दिया। बस करो बख्तो, सारी उम्र चार सद्दा में चारपाइयों पे बैठे हैं हम, इसमें क्या है। और आराम से उसी तकिए के सहारे बैठ गई। माही भी साथ ही टिक गई। ये बख्त बी की तीसरी बेटी की शादी थी और माही ने उनकी हर शादी में शिरकत की थी, इसलिए वो सबको पहचानती थी। सब रिश्तेदार उन्हीं के गिर्द जमा थे। तुम बख्त बी की बांजी हो ना जुलेखा? माही एक एक को नाम से पुकार के पूछ रही थी। और ये छोटी कोसर कितनी बड़ी हो गई है? ओए, तुम स्कूल जाती हो या सारा दिन घर में अपनी माँ का सर खाती हो? आंखें निकाल के उससे घूरा। सबने कहका लगाया। और तुमने बड़ा वजन कम किया हुआ है सकीना, लगता है तुम्हारे हिस्से का खाना तुम्हारी सास खा जाती है। माही ने शरारती आंखों से देख से खाना डालती औरत की तरफ इशारा किया तो सारी लड़कियां खिलखिला के हंस दी। माँ ने उसको चुटकी काटी। बुरी बात, किसी के वजन का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा, आपके वजन का उड़ा सकते हैं? माही ने पलकें झपकाई। माँ ऊं करके बख्त बी की तरफ मुतवज्जा हो गई। लड़का कमाता भी है या ऐसे ही रिश्ता कर दिया है बख्तू? नहीं नहीं, कमाता है, अपनी मोबाइलों की दुकान है, बस अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह अच्छे नसीब ही बनाता है, कुछ खुद भी आवाज उठानी पड़ती है। माँ संजीदगी से बोली। किसी ने टेंट सर्विस वालों की प्लास्टिक की प्लेटें सामने लाके रख दी। कोई बर्फ और पानी से भरा स्टील का जग ले आया। फिर छोटे सलीम ने प्लास्टिक का सफेद डोंगा सामने लगाया। बहुत पतली और खूब लंबी चौड़ी रोटियां भी आ गई। खाने में मुर्गी का सालन था जिसमें बहुत सा तेल तैर रहा था, मगर माही जानती थी कि पतली रोटी और ये मसालेदार सालन बहुत मजेदार होगा। तुम्हारी बड़ी बेटी नजर नहीं आ रही? माँ ने गौर से इतराफ में देख के सवाल किया। बख्त बी ने सर झुका दिया। उसके बंदे ने नहीं आने दिया जी। कहा भी था उसने खट्टू को ना रिश्ता दो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माँ सख्त बरहम हुई। ताबा से कहो घर आ जाए, बल्कि मेरे पास आ जाए, उसकी मारे ना खाती रहे। वो ताबा को अभी तक मारता है। सालन डालती माही का हाथ रुक गया। पिछली दफा जब वो मना के उसे घर लेकर गया था तो ना मारने की कसम उठाई थी। माँ ने गहरी सांस भरी। बदजुबान बीवी और तशद्दुद करने वाला शोहर, ये कभी नहीं बदलते, इनको बदलना पड़ता है। माही को बात समझने में चंद मिनट लगे। बाजी, तीन बच्चों के बाद उसे कैसे छोड़े? गरीब औरत की तो किस्मत में ही मार खाना है। बेटी गरीब की हो या अमीर की, जब तक अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी मारे ही खाएगी। नहीं माँ, अमीर औरत को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो खड़े खड़े शोहर को घर से निकाल देती हैं। अमीरों के सही मजे हैं। फिर साथ बैठी लड़कियों को देख के तबसरा किया। इसलिए मुझे अमीर लोग जहर लगते हैं। लड़कियां फिर से खिलखिला दी। आप खुद भी तो अमीर हो बाजी। वो सब बहुत सताइश से उसे देख रही थी। दांत ना निकालो, तुम्हारे लिए मैं अमीर हूँ, मुझसे पूछो। उसने आ भरी। मेरे शोहर ने मेरे लिए अमेरिका का टिकट भेजा, लेकिन इकोनॉमी क्लास यानी अल्फाज तलाश किए। सबसे सस्ती सीट का टिकट भेजा। 3 जहाज बदल के अमेरिका पहुंचूंगी पैसे बचाने के लिए। इतना नहीं हुआ उससे कि महंगी सीट का टिकट भेज देता। उसे वही कलक कब से खाए जा रहा था। कंजूस बात, उसका तीसरा महीना चल रहा था। क्या था अगर वो बिजनेस क्लास का टिकट भेज देता, लेकिन नहीं, कंजूस ना हो तो। बाजी, सारा जहाज एक साथ ही अमेरिका जाना है, सीट महंगी हो या सस्ती। किसी ने लुकमा दिया और सब फिर से हंस दिए। माला बाजी नहीं आई? सलीम ने मुंह बसूर के पूछा। बेटे, उनको कुछ काम था। माँ ने प्यार से उसे देखा। वो उस जमाने में एक कम उम्र छोटा सा लड़का हुआ करता था। माला बाजी कभी नहीं आती, उनको हमेशा काम होता है। सलीम मजीद खफा हुआ। खाना खाते ही माही चारपाई से उठ खड़ी हुई। चलो शाबाश, ढोलक लाओ, कोई गाना शाना गाओ। मैं चलेगी ना तो मुझे याद करोगे तुम लोग। वो उन लोगों की शादियों में हमेशा ढोलक मंगवा के उनके साथ टप्पे गाया करती थी। पल भर में नीचे सुरख कालीन पे सबकी महफिल लगी। एक लड़की ढोलक लेकर बैठ गई और माही खुद भी अपने जूते उतार के उसी कालीन पे बैठ गई जहां अभी बहुत से लोग जूतों के साथ चले थे।
गानों और टप्पों की आवाजें गूंजने लगी और वो हंसते हुए उनके साथ सुर से सुर मिलाने लगी। गरीब के साथ गरीब बन जाना उसने अपनी माँ से सीखा था। कासिम फरीद के घर का लिविंग रूम उस शाम मोमबत्तियों और फानूसों की जर्द रोशनियों से रोशन था। बावर्दी मुलाजिम आगे पीछे फिरते सर्व करते दिखाई दे रहे थे। स्याह लिबास में मौजूद बहुत से मर्द और खवातीन बारी बारी अंदर आ रहे थे। वो दोनों बाई दरवाजे पे खड़े थे। बीरबल घुंघराले लंबे बालों की पोनी बनाए सर झुकाए अफसुर्दा सा खड़ा था। आने वालों को बस सर के इस बात से जवाब देता। उसके साथ खड़े माहिर का चेहरा बेतासुर था। सफेद शर्ट के स्याह थ्री पीस पहने, फ्रंट पॉकेट में नन्हा सफेद गुलाब लगाए, बाल जेल से समेटे, वो किसी रोबोट की तरह खड़ा था। वो ताजियत करने वालों को महज सर के खम से जवाब दे रहा था। मालिक अलबत्ता झुक के सबसे मुसाफा करता, उनका शुक्रिया अदा करता और उन्हें हाथ के इशारे से अंदर की तरफ बढ़ जाने का इशारा करता। मेहमान दरवाजे पे खड़े करके 3 मर्दों से मिलके अंदर चले आ रहे थे, जहां जरीना उनका इस्तकबाल करती। वो स्याह स्कर्ट ब्लाउज में मलबूस थी, बाल स्याह जालीदार स्कार्फ से ढके थे। उसकी स्याह स्टाइलिटो हिल्स की ठक ठक मेहमानों की सरगोशियों से बुलंद थी। वो मुलाजमीन को हदायत देते हुए तमाम इंतजाम संभाले हुए थी। उसकी दोनों बड़ी बहनें भी अपने शोहरों के साथ मौजूद थीं। माहिर फोन पे कुछ देख रहा था जब मालिक ने करीब होकर सरगोशी की। माहिर, कोई तमाशा मत करना। माहिर चौंका, नासमझी से उसे देखा और फिर सामने। एकदम जिस्म के सारे असाब तन गए। मोबाइल वाला हाथ पहलू में जा गिरा। सामने से वो तीनों चले आ रहे थे, शम्स, रबेल और रबेल की उंगली थामी एक छोटी सी बच्ची जिसने सर पे स्याह हैट तिरछा करके रखा हुआ था। माहिर, प्लीज अपना गुस्सा कंट्रोल करना, अपने बाप की बेइज्जती मत करवाना, आज नहीं। मालिक ने दबी दबी सी सरगोशी की। वो बंद होंठों से सांस लेता, घूरती नजरों से उन तीनों को देखता रहा। बच्ची सर झुकाए हुए थी। हैट के बायस उसका चेहरा नहीं देख सकता था, ना वो देखना चाहता था। उसने कनखियों से देखा, बीरबल का चेहरा खिल उठा है। वो तेजी से उनके करीब गया, रुक के शम्स से हाथ मिलाया। शम्स उससे अफसोस करने लगा, फिर वो अपनी माँ से गले मिला। राबील स्याह लिबास पहने हुए थी, सर पे स्याह सिल्क का स्कार्फ था, कानों में नन्हे हीरे थे। बीरबल से गले मिलते हुए उसने आंखें बंद कर ली। आंसू आंखों से टपक टपक के गिरते बीरबल के कंधे में जज्ब होने लगे। माहिर फरीद को उन आंसुओं से अब फर्क नहीं पड़ता था। वो बीरबल को देख रहा था। वो माँ से मिलकर अब उस बच्ची के कदमों में झुका बैठा था, उसे गले से लगा के प्यार कर रहा था। बस वो उससे ज्यादा नहीं देख सकता था। बहुत से जज्बात उबल के अंदर से बाहर आने को बेताब थे। इससे पहले कि उसका हाथ किसी पे उठ जाए, वो तेजी से पलटा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बहुत सी गर्दनें उसकी तरफ मुड़ी। किसी ने आवाज भी दी, लेकिन वो जीने फलांगता ऊपर चला आया। ऊपर खामोशी थी। बलाई मंजिल का लिविंग रूम माहिर के जेरे इस्तेमाल रहता था। खिड़की के सामने 2 स्याह विंग चेयर्स ऐसे रखी थी कि उनका रुख बाहर की जानिब था। वो उनके दरमियान में आ खड़ा हुआ और खिड़की के पट खोल दिए। ठंडी हवा तेजी से अंदर आई। उसने चंद गहरे सांस लिए और फिर विंग चेयर पे बैठते हुए जेब से व्हाइट चर्चिल का पैक निकाला। उसकी उंगलियां कपकपा रही थी। सिगार लबों पे दबा के जरा नम किया, फिर लाइटर जलाया। दफतन हील की टिक टिक सुनाई दी। उसने मुड़ के नहीं देखा। वो सिगार लबों में दबाए घुमाते हुए उसे शोला दिखा रहा था। जारीना आहिस्ता से साथ वाली विंग चेयर पे आ बैठी। आज इनको बर्दाश्त कर लो प्लीज। माही ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। जालीदार स्कार्फ के हाले में उसका न्यूड मेकअप सता चेहरा फिक्रमंद लग रहा था। उसकी पलकें आज के मुकाबले में काफी कम और होंठ बहुत पतले थे। सिर्फ तुम मुझे समझती थी ज़ारा, अब तुम भी ऐसे कहोगी। उसे जैसे दुख हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें समझती हूँ, वो जल्दी से बोली। तुम अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो। उनकी जरूरत देखो, मेरे बाप के घर में उस आदमी और उसकी बेटी को लेकर आ गई हैं। उसने पीछे टेक लगाई और टांग पे टांग जमाई। सिगार का कश भरा। बहुत सा धुआं लबों से बाहर निकला। उसकी महक सिगरेट के धुएं से मुख्तलिफ थी, मीठी और फ्लेवर्ड सी। वो बेशरम है और कुछ नहीं, लेकिन सारी सोसाइटी मदऊ है माहिर। बस तुम आज के दिन हलाल को बर्दाश्त कर लो। मैं उस हलाल को देख नहीं सकता और तुम कहती हो बर्दाश्त करो। वो गुस्से से ऊंची आवाज में बोला। आर यू टॉकिंग अबाउट मी? सिगार उंगलियों में रह गया। दोनों ने चौंक के गर्दनें मोड़ी।
वो चौखट पे खड़ी थी। माही ने बस एक नजर देखा, जैसे स्याह फ्रॉक में कोई हेडला सा हो, और इससे पहले कि उसकी निगाह ठहरती उसने निगाह ही मोड़ ली। निकालो इसको यहाँ से, खौफ से दबी आवाज में ज़ारा को मुखातिब किया। हलाल बच्चे, माहिर अपसेट है, हम नीचे चलते हैं, जरीना जबरदस्ती की खुश अखलाकी से कहती उठी। माहिर को कनखियों से वो जाती दिखाई दी, अलबत्ता उसे दो आंखें अपनी पीठ पे बहुत वाज़ेह महसूस हो रही थी। सिगार वाला हाथ अब घुटने पे रखा था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? हरदर्म नाराज आवाज और फिर छोटे कदमों की आहट। उसने खौफ से पहलू बदला। उसे महसूस हुआ था कि वो उस तरफ आ रही थी। उसके सर में दर्द होने लगा और यक्का-यक वो उसके सामने आ खड़ी हुई। खिड़की और माहिर की आंखों के दरमियान हायल हो गई। उसने चेहरा मोड़ लिया, वो उसको नहीं देखना चाहता था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। माहिर ने रूह उसकी तरफ से मोड़ लिया। कनखियों से वो देख सकता था कि वो हर दरमी से वहीं खड़ी है। ज़ारा को उसकी बहन आवाजें दे रही थी। किसी मुलाजिम ने किसी मेहमान पे कुछ गिरा दिया था। वो उफ करती फौरन नीचे भागी। लिविंग रूम में खामोशी छा गई। वो तिरछा बैठा खिड़की से बाहर देखता, उस छोटे से हल्ले के जाने का मुंतजिर था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? उसने चौथी दफा अपना सवाल दोहराया। नहीं, तुम नीचे जाओ, वो आपके जब्त से बोला और सिगार लबों के करीब किया। क्या वो एक बच्चे की मौजूदगी में स्मोक कर सकता था? उसके हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गए। यहाँ हलाल नाम का कोई और नहीं है। वो धीरे से साथ वाली विंग चेयर पे आ बैठी। उसके पैर जमीन से ऊंचे हवा में झूल रहे थे। क्या इस सिगरेट में ड्रग्स हैं? माहिर फरीद ने चौंक के उसकी तरफ चेहरा मोड़ा। बिल्कुल। एक बेख्तियार सी नजरें उस पे पड़ी। वो उसको पहली दफा नहीं देख रहा था। उसने उसे पहले भी देख रखा था, तस्वीरों में, चंद एक दफा सामने भी, जब वो माँ के पास दस्तखत करवाने जाता था गुजरते हुए, लेकिन नजर भर के कभी ना डाली थी। देखने के बावजूद नहीं देखा था। आज वो पहली दफा निगाह में आई थी और ठहर सी गई थी। वो सफेद और गुलाबी रंगत वाली एक छोटी सी लड़की थी, 6 साल की। उसने बिना आस्तीन के साफ फ्रॉक पहन रखा था। उसके घुंघराले बाल बहुत लंबे और शानों पे बिखरे थे। आंखें भूरी थीं और उनकी पलकें लंबी और मुड़ी हुई थी। वो उन्हीं आंखों में सवाल लिए उसे देख रही थी। वो उन आंखों को पहचानता था। कई बरस से उन आंखों को हर रोज आईने में देखता था। क्या? लबों से आहिस्ता से निकला। क्या आप ड्रग्स करते हैं? सिगार वाला हाथ सोफे के हाथ से नीचे गिर गया। नहीं, ये सिगार है। पापा कहते हैं आप ड्रग एडिक्ट हैं। क्या आप ड्रग एडिक्ट हैं? उसने आहिस्ता से पूछा, साथ ही वो हाथों से अपने बाल बार बार पीछे कर रही थी। एक लम्हे के लिए वो कुछ बोल नहीं सका, बस यकटुक उसको देखे गया। नीचे मेहमानों की आती आवाजें, फानूसों की रोशनियां, मोमबत्तियों की महक, सब गायब हो गया। बस वो दोनों दो विंग चेयर्स पे आमने सामने बैठे थे। और क्या कहते हैं तुम्हारे पापा मेरे बारे में? हलाल ने शाने उचका दिए। बस यही। फिर वो रुकी और अबरू इकट्ठे करके नाराजी से उससे देखा। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? वो अपना सवाल नहीं भूली थी। नहीं, बेख्तियार निकला। वो अब भी उसे देख रहा था। वो अबरू इकट्ठे करने के इस अंदाज को भी पहचानता था। हलाल ने गौर से उसे देखा। इस दफा वो उसके नहीं से मुतमईन हो गई थी। फिर गर्दन दाएं बाएं घुमाई। दीवार पे एक बड़ा फोटो फ्रेम आवेजा था। उसमें कासिम फरीद मुस्कुरा रहे थे। क्या ये बीरबल की तरह आपके भी पापा थे? उसके पहलू में एकदम बहुत सी तकलीफ हुई। उसने चेहरा मोड़ लिया। खिड़की से नीचे लॉन में लगी रोशनियां नजर आ रही थी। वो हमेशा मुझे कैंडी देते थे जब भी मैं यहाँ आती थी। वो एकदम चौंका, बेयकीनी से उसे देखा। फिर दिमाग ने फौरन से उसकी बात को डिकोड किया। वो यकीनन उसकी गैर मौजूदगी में बीरबल के साथ आती होगी। उसके आला ज़र्फ बाप ने कभी उसको घर आने से नहीं रोका था। पहलू की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। क्या आप इसलिए अपसेट हैं क्योंकि आपके पापा चले गए हैं? वो अब हमदर्दी से उसे देख रही थी। वो उसी तरह बाहर देखता रहा। वो उसको मजीद नहीं देखना चाहता था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जाओ यहाँ से, अब के वो धीरे से बोला। मगर नीचे बीरबल है और वो मुझे तंग करता है। वो विंग चेयर पे पीछे होकर आराम से बैठी थी। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उसकी बात सुन रहा था। वो मुझे कहता है मेरे बाल बहुत लंबे हैं, वो उन्हें काट देगा। उसका लहजा रूहानसा सा था। माही ने नजरें मोड़ी, उसके लंबे घुंघराले बालों को देखा, कहा कुछ नहीं। हील्स की आवाज जीनों से ऊपर आती सुनाई दी और फिर जरा की खौफ भरी पुकार।
हिलाल, क्यों माहिर को तंग करिए, चलो नीचे। अब के जरा डपट के बोली थी। माहिर ने पहलू बदला। कुछ था जो उसे बुरा लगा था, लेकिन उसे लब नहीं खोले। ओके। वो बददिली से उठी, पैर नीचे उतारे। माहिर ने रुकी हुई सांस खारिज की। अब वो चली जाएगी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो उसके करीब आ रही है। इससे पहले कि वो संभलता, वो उसके बाएं जानिब आके रुकी और आगे बढ़ के नरमी से उसका गाल चूमा। बाय, हल्का सा बोली और फिर दरवाजे की तरफ भाग गई। वो जहां था वहीं बैठा रह गया। सिगार वाला हाथ अभी तक नीचे गिरा था। कोई इतने बरस अपनी ही आंखों से कैसे नफरत कर सकता है। वो शॉपिंग मॉल की राहदारी में आगे बढ़ती जा रही थी। पैरों में गुलाबी तस्मों वाले जोगर्स थे, बाल कसी हुई पोनी में बंद थे, लंबा ढीला ढाला कुर्ता और गर्दन में लिपटा स्कार्फ। वो चेहरा घुमा घुमा के तरफ में शॉप्स को भी देखती जा रही थी। शॉपिंग मॉल की रौनक अरूज पे थी, गालबन सेल्स लगी हुई थी। वो जहीर से मिलने आई थी, उसे अपना फैसला सुनाने। फोन पे साफ इनकार करना अच्छा नहीं लगा और इसीलिए अब वो फूड कोर्ट जा रही थी। दफ्तर उसके सफेद जोगर्स एक शॉप के सामने रुके। शीशे के दरवाजों के पार रोशनियों में नहाए जूतों के रैक्स नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे चलती हुई शीशे की दीवार के पास आ रुकी। सामने सफेद रंग के स्टाइलेटोज रखे थे, 4 इंच की लंबी हील्स वाले नाजुक जूते जो किसी सिंड्रेला के लिए बने थे। उसके लबों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। उंगलियों से शीशे की दीवार को छुआ। हील्स और उसकी उंगलियों के दरमियान बस 1 इंच मोटा शीशा था। फिर निगाह उनकी कीमत पे पड़ी। उसने गहरी सांस ली, हाथ नीचे गिरा दिया। इतनी महंगी हील्स वो अभी नहीं ले सकती थी, लेकिन कभी ना कभी वो लेगी। जब वो एक बिजनेसमैन की बीवी होगी, वो दुनिया फिरेगी और हर मुल्क से बेहतरीन जूते इकट्ठे करेगी। मुस्कुरा के खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ गई। उसका दिल मुतमईन था। जहीर फूड कोर्ट में उसका इंतजार कर रहा था। मेज पे शॉपिंग बैग्स भी थे और वो स्ट्रॉ से कोई ड्रिंक पी रहा था। उसे देखते ही गर्मजोशी से उठ खड़ा हुआ। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी ऑफर के बारे में सोचा। जहीर, पहले मेरी बात तहम्मुल से सुनो। वो संजीदगी से कहती सामने बैठी। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। बेचारे ने इतने मान से कहा था और वो उसका मान तोड़ने जा रही थी। ये मत कहना कि तुम इनकार करने जा रही हो। जहीर ने स्ट्रॉ लबों पे दबाते हुए गौर से उसे देखा। माला ने थूक निकला, कसी हुई पोनी वाला सर झुका दिया। इनकार करना उसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। मेरी शादी हो रही है। चेहरा उठा के सब्ज आंखों से उसे देखा। जहीर ने गहरी सांस खारिज की। और तुम दूसरी लड़कियों की तरह शादी के बाद घर बैठ जाओगी? नहीं, मैं काम करती रहूंगी, लेकिन जिससे मेरी शादी हो रही है वो बहुत ट्रैवल करता है। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकूंगी। कौन सा कल शादी हो रही है और मैं तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूँ। 1 साल का काम कर लो, फिर देख लेंगे। मैं एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकती जो मेरी जिंदगी के अगले 5 साल के प्लान में शामिल ना हो। माला, तुम मुझे मायूस कर रही हो। लड़कियां चांद पे जा रही हैं, तुम्हें शादी की पड़ी है। वो मुस्कुरा दी। पहली बात, नील आर्मस्ट्रांग के बाद कोई आज तक चांद पे नहीं गया। दूसरी बात, जो चांद पे जाता है वो वहां रह नहीं जाता, उसे वापस घर आना होता है। फिर वो पीछे होके बैठी और मुस्कुरा के शाने झुकाए। और शादी सबको करनी होती है, मुझे भी करनी है। मैं कैरियर के पीछे अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान नहीं कर सकती। जहीर कदरे धीमा हुआ, ग्लास परे कर दिया, जैसे मूड बुझ गया हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मेरी ऑफर अब भी टेबल पे मौजूद है। कदरे तवक्कुफ से वो खंकारा। एक दोस्त की हैसियत से तुम मुझे कोई आइडिया देना चाहोगी रेस्टोरेंट के लिए? सब आंखों वाली लड़की मुस्कुराई। तुम्हें क्यों लगता है मेरा आइडिया तुम्हारे काम आएगा? क्योंकि तुम नए आइडियाज और बिजनेस प्लान्स बनाने में बहुत अच्छी हो, और जिस चीज में हम अच्छे हो उसे कभी मुफ्त में नहीं करना चाहिए। नरमी से उसे बहुत कुछ बावर करवा दिया। वो गहरी सांस लेकर रह गया। चलो, तुम्हें शादी की मुबारक हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ। वो उठ के काफी शॉप की जानिब चला गया तो वो गर्दन मोड़ के यूं ही तरफ में देखने लगी। करीब में एक फरबा माइल औरत उसकी नौजवान बेटी शॉपिंग बैग्स के ढेर उठाए आगे जा रही थी। जिस तरह वो थके मांदे अंदाज में बार बार एक फरिश्त को हाथ में लिए चीजें गिन रही थी, साफ मालूम होता था कि जहेज की शॉपिंग कर रही है। कुछ दिन बाद यही उसकी भी जिंदगी होगी और वो इस तब्दीली के लिए पूरे दिल से तैयार थी। उसे सफेद और सिल्वर हील्स फिर से याद आ गई। वो मुस्कुरा दी। एकदम से दुनिया ज्यादा हसीन लगने लगी थी। वो एक सब्ज घास से ढका वसी कता अराजी था, जिसमें जगह जगह कतबे लगे थे।
कच्ची पक्की कब्रों के ऊपर भी घास उगा था। गुजरगाह के करीब एक कच्ची कब्र थी जिसका कतबा सफेद रंग का था। उसके ऊपर कासिम फरीद लिखा था। माहिर उस वक्त उसके सामने पंजों के बल बैठा था। स्याह सूट में मलबूस, आंखों पे काले ग्लासेस पहने वो जेब से कुछ निकाल रहा था। जारीना उसके अकब में हाथ बांधे खड़ी थी। वो आज न्यूड रंग के लिबास में सफेद मिनी कोट पहने हुए थी। हवा से उसके बाल उड़ उड़ के पीछे जा रहे थे। वो माहिर के हाथों को देख रही थी जो जेब से बाहर आए तो उनमें एक प्लास्टिक का पैकेट था। कासिम ताया के बीज? वो मुस्कुरा दी। वो भी आजर्दगी से मुस्कुरा दिया। अब्बा जब भी अपना माली नुकसान करके किसी इंसान का दिल खरीद लेते उसे बीजों का तोहफा देते और कहते जाके इन्हें बो दो, ये हमारी शनासाई की निशानी है। उसने बीज का पैकेट खोला और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कब्र की कच्ची मिट्टी पे छिड़कने लगा। कितना शौक था ताया को पौधों का। उनके जाने के बाद से तुम्हारे घर के सारे पौधे मुरझा गए हैं। माहिर ने धीरे से शाने उचकाए। क्या करे ज़ारा, वक्त ही नहीं मिलता। सारे बीज छिड़क गए। उसने खाली पैकेट वापस जेब में डाल लिया। ज़ारा ने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और आहिस्ता आहिस्ता कब्र के ऊपर पानी डालने लगी। वो हाथों से बीजों को दबाने लगा। ताया चाहते थे तुम सेटल हो जाओ, शादी कर लो। ज़ारा ने लहजा सरसरी सा बनाया, अलबत्ता वो बगौर उसका चेहरा देख रही थी। वही करने लगा हूँ। वो उसी तरह नरमी से मिट्टी को दबाता रहा। बीज दफन हो रहे थे। सन ग्लासेस के बायस आंखें छुपी हुई थी। ज़ारा का पानी बरसाता हाथ रुक गया। आंखों में खुशगवार हैरत उतर आई। कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। उसका ज़हन तेजी से काम कर रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी अच्छी लड़की से मिलवा सकती हूँ जो बीरबल ने मुझे मिलवाया है किसी से। वो हाथ झाड़ते हुए खड़ा हो रहा था। उसकी ज़ारा की तरफ पुश्त थी। वो जहां थी वहीं रह गई, गोया पत्थर का मुजस्मा हो। कौन? बधिक आवाज निकली। बीरबल उनकी फैमिली को जानता है। उसका कहना है कि वो मैरिज मटेरियल है। हम एक दफा मिले थे अब्बा की डेथ से पहले, और आज। उसकी तरफ मुड़ते हुए माहिर ने किलाई पे बंदी घड़ी देखी। आज शाम हमने डिनर पे जाना है। फिर चेहरा उठा के उससे देखा तो ज़ारा ने जल्दी से चेहरे पे मुस्कुराहट सजा ली। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। वो दोनों साथ साथ चलते हुए पत्थरों की गुजरगाह की तरफ बढ़ गए। कैसी है वो? एक मुलाकात में कहाँ मालूम होता है। क्यों, तुम्हारी पीपल स्किल्स के तो सब मोतरफ है। ज़ारा ने उसकी नकल उतारी। वल्ला, माहिर लोगों के बारे में गलत नहीं होता। वो हल्का सा हंस दिया। मैं वाकई गलत नहीं होता, लेकिन ऐसे मामलात में थोड़ा वक्त चाहिए होता है। अच्छी लगी तो कर लूंगा शादी, नहीं लगी तो कोई और सही। वो चलते हुए सादगी से कह रहा था। ज़ारा खामोशी से सुनेगी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट हो चुका था, बेतासुर। वो दोनों रविश पे चलते दूर होते गए। घास पे फैली कब्रें तन्हा रह गई।